हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आप बात करेंगे आज। एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर। तो हम फिलहाल शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। बात करेंगे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग या समझ होती है, उसके पर्पस के हिसाब से हम बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेसिक समझ है वो डेवलप हो सके, ताकि जो फैक्ट्स और डेटाज हैं वो हमें समझने में, याद करने में इजी हो। ठीक है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो बात होती है, तो ये बात होती है, पहले मैं टॉपिक ले लेता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो बात होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि 1600 के करीब जो अंग्रेज थे वो भारत में आ चुके हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। मैं भी बैकग्राउंड दे रहा हूँ बस। धीरे धीरे वो अपनी पैठ बनाना शुरू कर देते हैं, और 1757 में हमें पता है, 1757 में क्या होता है। 1757 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है। और 1764 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध। ये जो दो युद्ध थे ना, ये कहीं न कहीं जो अंग्रेज थे, उनके जो पोजीशन है उसको बहुत बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। अ, जो नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, अगर देखा जाए, ये बक्सर और प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बंगाल में। ठीक है। और बक्सर आपको पता ही है बिहार के एरिया है। तो इस दोनों युद्ध को जीतने के बाद जो अंग्रेजों का जो फुटहोल्ड था ना, ये इस रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है। और साउथ में हमें पता ही है, साउथ में वो युद्ध लड़ ही रहे थे, कंटिन्यूअस वॉर में थे वो। कुछ वॉर शुरू हो रहे थे, कुछ बाद में शुरू होते हैं, जैसे हमें पता है कर्नाटिक वॉर्स चलते हैं वहां पे, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है। फिर आंग्ल मराठा। फिर कुल मिला के जो अंग्रेज थे, वो 1857 आते आते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं भारत में। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज जो थे, वो तो भारत में आए थे इकोनॉमिक पर्पज से। मतलब उनका तो कुछ ऐसा था नहीं कि वो भारत में आके भारत को डेवलप करे, वो तो भारत को गुलाम बनाए थे। अब वो चाहते थे कि वो भारत को जीते। भारत को जीत तो लिए ही थे, मतलब भारत में वो राज करे, और यहाँ के जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ की चीजें हैं, उसको यूटिलाइज करके वो अपने देश को भेजते रहे, अपने देश को रिच करें। तो कोई भी जो कंट्री होती है, अगर दूसरे देश पे कब्जा करती है या दूसरे देश को अपना गुलाम बनाती है, तो वो उसके भलाई के लिए नहीं करती, वो अपना पर्पस, अपना स्वार्थ देखती है। वही काम अंग्रेज भारत में कर रहे थे। लेकिन ये तो अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो भारत में किस पर्पस से आए थे, क्या कर रहे थे। लेकिन हमारे लिए क्या प्रॉब्लम थी? हमारे साथ क्या दिक्कत हुई? अंग्रेज आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉडिफाई किया। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हुआ कि पहले जो भारत था ना, भारत भारत एक क्या था? निर्यातक देश था। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ के जो कपड़े या यहाँ की जो चीजें थी, वो यूरोपियन मार्केट में जाके बिकती थी, बहुत डिमांड था। जो पहले हम जानते हैं कि जो अरब व्यापारी थे या जो रोमन व्यापारी थे, तो यहाँ से सामान जाता था सिल्क रूट के माध्यम से, या बाकी सेंट्रल एशिया से होके, या कैसे भी। तो वहाँ बहुत डिमांड हुआ करती थी। हमारे मसालों की बहुत डिमांड थी। अंग्रेज भारत में क्यों आए? मसालों का ही तो वो व्यापार करने के लिए आए थे बेसिकली। तो कुल मिला के ये था कि जो हम निर्यातक थे,
अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमें निर्यातक से आयातक बना दिया। अब वो क्या करते थे कि जो इंग्लैंड में या जो ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो बढ़ोतरी हुई गुड्स के प्रोडक्शन में, तो वो उसको लाके यहाँ भारत में एज ए मार्केट यूज करके यहाँ पे डंप करते थे और लोगों को मजबूर करते थे कि आप खरीदिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हम निर्यातक थे, निर्यातक से हम आयातक बन गए। कुल मिला के ये है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो चौपट हो रही थी। ये तो नॉर्मल सी बात हुई कि ट्रेड पर्पज से। अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे और क्या हुआ, उन्होंने जमींदारी सिस्टम लगाया। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जो लैंड के ओनर थे ना वो जमींदारों को माना गया। किसान को या जो खेत जोतता बोता था उसको ओनर नहीं माना गया, जमींदारों को ओनर माना गया। और उनसे ये कहा गया कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश हुकूमत है, उसको एक फिक्स रेवेन्यू चाहिए एक टाइम के बाद, मतलब हर साल आपको वो रेवेन्यू ला के देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, आपसे लैंड छीन लिया जाएगा। किसानों का कोई रोल नहीं था, किसानों का रोल बस ये था कि उनको जिम्मेदारी के तहत उनको लैंड सॉरी टैक्स चुकाना होता था। और इस टैक्स का जो रेट था ना वो काफी हाई था, बहुत मतलब उस समय के हिसाब से या उस परिस्थितियों के हिसाब से वो काफी हाई हुआ करता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये टैक्सेस थे ना, जैसे अकाल पड़ा या बारिश कम हुई या कुछ भी, तो ये टैक्सेस नहीं घटते थे, ये लगभग फिक्स हुआ करते थे। तो अब सोच के देखिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास खेत है, वो हर साल एवरेज 100 केजी अनाज उत्पादन करता है, जिसमें से 30 किलो टैक्स के तौर पे वो सरकार को चला जाता है। ठीक है, ये फिक्स है कि 30 किलो। अगले साल क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ 50 केजी। ठीक है, बारिश कम हुई, लेकिन टैक्स कितना लगा, टैक्स वही लगभग वन थर्ड, यानी 15 केजी इसको देना है सरकार को। तो जब 100 केजी इसको मिल रहा था, जब ये उत्पादन कर रहा था, तब तो ढंग से ये खा नहीं पा रहा था, परिवार का पेट नहीं पाल रहा था। 50 किलो जो उत्पादन हुआ ये तो ऐसे ही कम है, उसमें से ये 15 किलो सरकार ले रही है, कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं, कोई मतलब वो नहीं। टैक्स का रेट फिक्स है कि वन थर्ड लेंगे तो वन थर्ड, वन थर्ड में ऐसे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। रेट क्या था वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या फिक्स था। तो बचा इसके पास 35 किलो। जब 70 किलो यहाँ कम पड़ रहा था तो ये 35 किलो में क्या करेगा बेचारा। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, उसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये था कि इंडियंस वेयर नॉट हैप्पी। अब हम बात करते हैं क्रांति की, 1857 क्रांति। अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली यहाँ से शुरुआत होता है। मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया था ताकि आपको चीजें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता रहे। वैसे आपको तो पता ही होगी, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल पर्पस के लिए मैंने बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट। ये 1857 की जो क्रांति है ना, ये क्रांति मतलब एक तरह से कहिए कि ये क्रांति से कहते क्यों है। क्रांति इसलिए कहते हैं कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स थे खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने, कहते हैं ना वो लोकल लैंग्वेज में हल्ला बोल, उस टाइप का उन्होंने कर दिया। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो क्रांति हुई, जो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया या क्रांति की, उसके पीछे रीजन क्या थे। तो बेसिकली इसको मोटा मोटी हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, उन्हीं से पढ़े उन्हीं को पहले देखेंगे। तो पहला रीजन हम कहेंगे पॉलिटिकल रीजन। ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं सोशियो रिलीजियस, यानी धार्मिक सामाजिक या सामाजिक धार्मिक। तीसरा आप कह दीजिए मिलिट्री। और चौथा इकोनॉमिक।
ये 4 रीज़न ऐसे थे जो सबसे प्रबल कारण थे कि क्रांति क्यों हुई। अब हम एक-एक करके इन सारे रीज़न्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला रीज़न की बात करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल रीज़न था, तो देखा जाए कि जब वो ब्रिटिश जब यहाँ पे आ गए थे, जब इन्होंने कहीं न कहीं सत्ता हासिल कर ली थी भारत की, तो उस समय वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कहीं न कहीं पूरा नॉर्थ इंडिया वो कंट्रोल कर रहे थे। पॉलिटिकल रीज़न मैं शॉर्ट में बताते जाऊँगा, आप बस एक ओवरव्यू लेते जाइए। ठीक है? तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने पूरी सत्ता हथिया ली थी इंडिया की। नॉर्थ इंडिया वो पूरा रूल कर रहे थे। उनकी 3-3 प्रेसिडेंसी भी थी, जो हम जानते हैं 3 नाम से, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी थी उनकी। लेकिन उस समय एक चीज और है कि जो मुगल साम्राज्य है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उस समय रूलर थे, उस समय के जो प्रेजेंट रूलर थे वो थे बहादुर शाह, जिसे द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है? अब पॉलिटिकल रीजन की बात करते हैं। ये बैकग्राउंड थोड़ा हुआ, अब पॉलिटिकल रीजन क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो प्रिंसली स्टेट्स थे, या जो आपका मुगल साम्राज्य था, इन तीनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था। नो डायरेक्ट लिंक विथ पीपल। लोगों से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। अब जब राजा या जो शासक है उसका प्रजा से कोई लिंक नहीं होगा या कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो प्रजा क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है, किस परिस्थिति में है, वो कभी शासक जान ही नहीं पाएगा। तो फिर वो अच्छा शासक कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा शासक नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जागरूक नहीं है, उनके प्रति जागरूक नहीं है, तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होगी उनको कौन सॉल्व करेगा, उनको कौन सुनेगा। तो ये एक फैक्टर था कि लोगों में कहीं ना कहीं डिस्कंटेंट या असंतोष की भावना पनप रही थी। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं इसी में। दूसरा रीजन क्या था? जो अवध था, एक क्षेत्र था यूपी का, हमारे लिए जो यूपी वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये अवध, ये जो अवध है ना, इस रीजन के बहुत सारे जो रूलर्स थे, सैनिक थे, वो भर्ती थे इंडियन आर्मी में। या इंडियन आर्मी क्या, ब्रिटिश आर्मी का ही है, ब्रिटिश आर्मी में। तो 1856 में अवध को मिला लिया गया था ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स ने अवध को कब्जा कर लिया। इन्होंने रीजन क्या दिया? इन्होंने रीजन दिया मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कि मतलब वहां का जो शासक है ना, वो शासन नहीं कर पा रहा अच्छा से, इसीलिए अवध को हम अपने कब्जे में लेंगे और वहां का जो रूल है, रेगुलेशन है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अपने हिसाब से हम करेंगे। अवध जो था कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश जो हुकूमत थी, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक बैकअप था वो।
जब वहां को उसको मिला लिया गया तो जो लोगों में था ना उसमें डिस्कंटेंट फूट पड़ा, लोगों में असंतोष की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा यार कि इतना साथ देने के बाद भी जब हमारे साथ ये सलूक किया गया तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये अवध वाला फैक्टर यहाँ काम किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि भाई मानते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था वो इस समय तक बहुत कमजोर हो चुका है, और जो रूलर है ना वो बस नाम मात्र के हैं। फिर भी एक लोगों की कहते हैं ना कनेक्शन होता है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी मुगल साम्राज्य से। ब्रिटिशर्स ने क्या किया इस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो रूलर है उसमें कौन थे, बहादुर शाह जफर, उनको लाल किला छोड़ना होगा। इसको छोड़ के वो कहाँ जाके रहेंगे, अब कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जो कुतुब मीनार जहाँ पे है मेहरौली के पास, उसमें जाके यहाँ रहना होगा। लाल किला वाला एरिया इनको छोड़ना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई इन्होंने, कि जो राजा हैं, जो फ्यूचर के राजा हैं, या जो फ्यूचर के होने वाले जो राजा हैं मुगल साम्राज्य के, उनको अब राजा मतलब राजा क्या, उनको बादशाह नहीं कहा जाएगा। अब उनको क्या कहा जाएगा, उनको प्रिंस यानी राजकुमार कहा जाएगा। ये तीन फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने पॉलिटिकली जो लोगों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक कहते हैं ना असंतोष की भावना वो पैदा कर दी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन की। ठीक है, इकोनॉमिक नहीं सोशल रीजन की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे रूल कर रही थी 1757 के बाद, हमने देखा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, 57 में प्लासी हुआ। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ इंडिया में रूल करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश ये इंडियन ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ रूल करना शुरू किया, अपने हिसाब से लॉ बनाने लगे। इसके बीच में इन्होंने कुछ ऐसे लॉ बनाए जो भारतीयों को पसंद नहीं आया। पहला क्या रहा था, सती, सती प्रथा से जुड़ा हुआ। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को अमान्य कर दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया। दूसरा, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे एक्ट बनाया। ये लोगों को पसंद नहीं आया। विवाह की उम्र को संबंधित एक्ट बनाया गया। ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। तो कुल मिला के लोगों को ये लगा कि जो अंग्रेज है ना वो हमारे सामाजिक, जो हमारा सामाजिक संरचना है या जो हमारी सामाजिक चीजें हैं उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज क्या, धर्म से जुड़े हुए काफी चीजें सुधार करी गई। ठीक है, धार्मिक मुद्दों पे ब्रिटिशर्स ने काफी जैसे मुस्लिमों के लिए या फिर हिंदुओं के लिए, या जैसे इन्होंने ईसाई धर्म को प्रमोट किया। तो इन सब मुद्दों की वजह से भी लोगों में असंतोष था, भारतीय लोगों में। ठीक है, बेसिकली यही थे, दो तीन पॉइंट्स और थे। दो तीन पॉइंट्स और नहीं है, मतलब ये दो मेन दो पॉइंट्स यही है कि जो धर्म और समाज के क्षेत्र में उन्होंने उनका इंटरफियरेंस लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। अब बात करते हैं मिलिट्री, कि मिलिट्री के साथ क्या प्रॉब्लम थी, मिलिट्री में क्यों असंतोष पैदा हुआ। मिलिट्री में असंतोष इसलिए था कि जो मिलिट्री थी, पहले तो ये जान लेते हैं कि उसमें रेशियो क्या था। उसमें जो रेशियो था 1:5, यानी पांच भारतीय, अगर पांच भारतीय सैनिक है तो एक अंग्रेज सैनिक है। मतलब एक अंग्रेज सैनिक पे पांच भारतीय सैनिक थे उस समय, 1857 जब रिवोल्ट हुआ उसके पहले। लेकिन 1857 आते आते कुछ चीजें ऐसी की गई या कुछ चीजें ऐसी हुई जो लोगों को या जो सैनिक थे उनको पसंद नहीं आई, उनको प्रॉब्लम क्रिएट की। मैंने पहले बताया था अवध वाला फैक्टर।
अवध वाले फैक्टर में क्या बताया था मैंने कि जो अवध को हथिया लिया गया, कब्जा कर लिया गया, उसमें बहुत सारे सैनिक थे जो अवध से बिलोंग करते थे। लगभग 75,000 सैनिक ऐसे थे अंग्रेजों में, अंग्रेजी सेना में, जो अवध से बिलोंग करते थे। तो भाई, ये सैनिक भले ही अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हो, लेकिन ये थे तो भारतीय ही ना। तो जब उन्होंने देखा कि अवध के साथ गलत हुआ, तो इनका कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट हुआ। दूसरी चीज, जो टेलीग्राफ सर्विस थी, टेलीपोस्ट, यानी जो चिट्ठी वाली सर्विस थी, वो इनको फ्री में मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। तीसरी चीज, हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता थी कि समुद्र नहीं क्रॉस करना है, लेकिन इनको क्या किया जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में, यानी जो और सारे उपनिवेश थे, वहां इनको भेजा जा रहा था, अफ्रीका में, यहाँ वहाँ, लड़ाई लड़ने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए। तो ये हिंदू धर्म के अनुसार काफी गलत था, ये हिंदू सैनिकों को पसंद नहीं आ रहा था। चौथी चीज क्या थी, कि जब ये जाते थे लड़ने विदेशों में या विदेशी धरती पे, तो इनको कोई भी भत्ता नहीं मिलता था। ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से उनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाला जो हमारा कारण था, उसकी बात करते हैं। इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक कारण में देखिए, इकोनॉमिक कारण बहुत सिंपल है, वो आप लोग खुद जानते हैं, ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। तो अगर इकोनॉमिक कारण की बात की जाए, तो इकोनॉमिक क्या था कि भाई, जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी जो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो सेल्फ सस्टेनिंग थी। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब वो, मतलब कि वो स्वयं अपना, मतलब कहते हैं ना कि अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम थी, किसी और की जरूरत नहीं थी। यानी जो अपनी विलेज इकोनॉमी है ना, वो इतना ज्यादा वो थी, स्वायत्त थी, मतलब सफिशियंट थी कि वो अपना सारा प्रोडक्शन कर सकती थी और सारी जो जरूरतें उसको पूरी कर सकती थी। अंग्रेज बाहर से आए, इन्होंने क्या किया, पूरे इकोनॉमी को इन्होंने डिसरप्ट कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। कैसे? टैक्स लगा के, लोकल इंडस्ट्रीज, इसको खत्म कर दिया इन्होंने। इंपोर्ट को बढ़ावा दिया। ठीक। और इसकी जमींदारी सिस्टम की वजह से जो टैक्सेस लग रहे थे लोगों पे, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उन टैक्सेस को पूरा करने के लिए लोग, किसान क्या करने लगे, कर्ज लेने लगे। और कर्ज के चक्कर में, कहते हैं ना कि एक एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज, तो ये पूरे जाल में फंसने लगे, जाल में फंस गए। जाल ये क्या हुआ, इनको गरीबी की तरफ, मतलब कहते हैं ना, अग्रसर कर दिया। ठीक है, गरीब थे, मानते हैं प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो गरीबी थी ना, वो पूरा इसने बढ़ा दिया। दूसरा, अकाल फ्रिक्वेंट हो गए। यानी जो अकाल पहले आते थे तो उनका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खासकर हमारा जो एग्रीकल्चर है। लेकिन जो अंग्रेजों के आने से पहले भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसी नहीं थी। अब अंग्रेजों ने जब आया तो पूरी इंडस्ट्री और पूरा इकोनॉमी, पूरा सिस्टम उन्होंने चौपट कर दिया। तो अगर अब बारिश अगर कम हो रही है, तो लोगों के पास कोई साधन ही नहीं है कि अपना पेट भर सके या कुछ काम रोजी धंधा कर सके। एग्रीकल्चर नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ, टैक्स देना है, कुछ घर में बचा ही नहीं, पैसा ना, अनाज बचा ना, पैसा बचा ना कुछ। यानी अकाल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और तीसरा तीसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि लोगों को, पता ना कहीं एक दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, उनको समझ में आने लगा कि जो भारत, जो अंग्रेज है वो भारत, जो अंग्रेज है ना, वो भारत का विकास नहीं करना चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं अपना, कहते हैं ना, अपना काम बनता बस, उससे मतलब रखते थे। इंडियन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इंडियन इकोनॉमी कैसी जा रही है, कोई मतलब नहीं। उनको बस था कि ब्रिटिश इकोनॉमी वो स्ट्रांग हो। ये कुछ बात किया हमने।
अब मैं एक चीज और पॉइंट अभी याद पड़ा मुझे, मैं उसको जोड़ना चाहूंगा। जैसे हम जब सोशल फैक्टर की बात कर रहे थे, तो दो पॉइंट्स यहाँ और जोड़ लीजिए, दो तीन पॉइंट्स मुझे उसमें ध्यान नहीं आया था। दूसरा पहला पॉइंट ये जोड़ लीजिएगा आप, कि जो अंग्रेज थे ना, वो भारतीयों को बहुत नीचा समझते थे। ठीक। जैसे कि वो भारतीय से कहते थे कि यार तुम लोग तो शासन करने के लिए बने हो। व्हाइट्स मैन बर्डन का एक कॉन्सेप्ट है, व्हाइट्स मैन बर्डन। मतलब वो ये कहते थे कि हम गोरे लोग, हमारा ये भगवान ने हमें एक काम दिया है कि जो भी असभ्य लोग हैं या जो काले लोग हैं या जैसे तुम जैसे भारतीय लोग, उनको हम सभ्य बनाए। तो ये अंग्रेजों का मानना था। तो ये मतलब कितनी गलत बात थी। ठीक है, उस समय की परिस्थिति जो भी थी, उस समय की सोच क्या भी थी। तीसरी चीज, कि जो अगर एक अंग्रेज है, एक मान लीजिए अंग्रेज है और एक भारतीय है, दोनों सेम पोस्ट पे हैं, तो इसकी जो सैलरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी और इसकी सैलरी मिनिमम। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कहते हैं ना कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने भेदभाव किया। तो ये बेसिक रीजन थे कि भाई लोगों में असंतोष क्यों था या विद्रोह क्यों किया। अब एक और एक सबसे जो तात्कालिक कारण था वो देखते हैं क्या था। तात्कालिक कारण ये था कि जो उस समय एक राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। राइफल मतलब बंदूक समझ लीजिए। इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होता था, ये कहा गया या ये चीजें फैली या ये समाज में ये बात प्रचलित हुई या फैल गई, इस कारतूस में जो ये जो कारतूस था, इसका जो कवरिंग था, वो गाय और सुअर के फैट से बना है। अब गाय की बात की जाए तो हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, और सुअर की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म में सुअर के मांस को प्रतिबंधित किया गया है। तो जब इस राइफल को यूज करते थे तो मुंह से इसके कारतूस के कवरिंग को छीलना होता था। तो ये जो चीज थी ना, ये जो सैनिक थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनका धर्म का मुद्दा था, धार्मिक आस्थाएं जुड़ी थी। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ और जब ये आया, यूज करने की बारी आई, तो लोग जो थे, खासकर जो सेना में जो सैनिक थे हमारे, वो भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पहला विद्रोह हमें कहाँ देखने को मिलता है? पहला विद्रोह हमें मंगल पांडे के द्वारा देखने को मिलता है बैरकपुर में। रीजन क्या था? रीजन वो सारे थे, लेकिन तात्कालिक रीजन क्या था? वो एनफील्ड राइफल, वो तात्कालिक रीजन था। ठीक है। तो ये आपका बेसिक बैकग्राउंड हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, चीजें कैसे बदली। जैसे कि अब क्रांति हुई, मानते हैं सफल नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम्स हुई, बात करेंगे उस बारे में। तो उससे हुआ क्या, परिवर्तन क्या आया, क्या ये क्रांति इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे ही बस हो गया, बवाल हो हल्ला हुआ। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये क्रांति को हम क्रांति क्यों कहते हैं और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी क्यों कहते हैं। इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ये आज आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।